Hello, friends. Welcome to Easy Legal Talks. I am Advocate Vikas Kumar Sangwan, practicing lawyer at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. सो फ्रेंड्स, इजी लीगल टॉक्स के ऊपर हम उन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि लॉ से रिलेटेड हों, हाई कोर्ट के इश्यूज़ हों, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हों, जो इश्यूज़ क्लर्क से रिलेटेड हों, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हों, क्लरिकल कैडर से रिलेटेड हों। सो वेरियस इश्यूज़ जो डील होते हैं, जो हो रहे हैं लॉ में, हाई कोर्ट के अंदर, और जो आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, हम उन इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन जो है वो अपने इस इजी लीगल टॉक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं या ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि इन इश्यूज़ को कवर किया जाए, लॉ के अंदर कुछ बेसिक इश्यूज़ हो सकते हैं, वो एफआईआर से रिलेटेड हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा सिविल लॉ या सर्विस लॉ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, सो वो आप मेरे ऑफिस का जो नंबर है, असिस्टेंस का जो नंबर है 7986657694, इस नंबर पर आप अपनी कोई भी क्वेरीज जो है वो अपनी सेंड कर सकते हैं। सो जैसे भी मैसेजेस के थ्रू या जैसे भी उनका पॉसिबल रहेगा डिस्कशन, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड विद यू। सो फ्रेंड्स, वेलकम टुडे। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019, जो क्लर्क से रिलेटेड सिलेक्शन अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई थी और जिसमें 4858 क्लर्क्स जो हैं, 4898 या 58 क्लर्क्स की ये वैकेंसी थी, और जो कि लेटर ऑन 4798 क्लर्क्स जो है इसमें फाइनली भर्ती किए जाने थे। इसके अंदर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद कुछ रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुआ 3/9/2020 को, उसमें कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट्स जो है वो दे दी गई। फिर हाई कोर्ट के अंदर केस गया और अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के केस के अंदर हाई कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट के लिए कहा। तो जो भी प्रॉब्लम्स इसमें मेनली जो अराइज होनी स्टार्ट हुई, जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी, वो इस ऑर्डर के बाद जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया, और रिवाइज रिजल्ट के जो 2 महीने हाई कोर्ट ने दिए थे डेट ऑफ ऑर्डर से लेकर, उस 2 महीने के दौरान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई एचएसएससी के द्वारा, जो मिस्टेक्स कमिट की गई, जिस तरीके से इस सारी प्रोसेस को, सारी एक्सरसाइज को कैरी ऑन किया गया, कंप्लीट किया गया, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने काफ़ी कैंडिडेट्स को इफ़ेक्ट किया। जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जो पिछले रिजल्ट में भी सिलेक्टेड थे और इस रिजल्ट में भी सिलेक्टेड हो गए, उनसे रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नहीं थे, सिर्फ उनकी सर्विस कॉन्टिन्यूटी का इशू था और गैप पीरियड कुछ कैंडिडेट्स का जो हो गया था रिलीविंग और रीज्वाइनिंग के बीच में। सो वहाँ पर उन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। काफ़ी कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट के अंदर जो पेटिशंस फाइल की, अबाउट 89-90 के करीब पेटिशंस जो हैं 1300, 1350, 1400 कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल की गई, और वो मेजर बंच जो डिसाइड हुआ उसके अंदर गवर्नमेंट की जो सीएस ने जो ऑर्डर दिए, और जो हाई कोर्ट के अंदर जो सीएस ने अपनी लेटर सबमिट की जिसके अंदर गैप पीरियड की सैलरी और पिछले पीरियड की कॉन्टिन्यूटी जो है वो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ग्रांट हो गई थी। तो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इतने ही इशू थे। अब उसके बाद जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं इसके अंदर, वो हैं एक तो जो फ्रेशली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि फ्रेशली ज्वाइन हुए, और दूसरा जो इस रिवाइज रिजल्ट की वजह से इस रिजल्ट से बाहर हो गए, दे वर आउटस्टेड फ्रॉम द रिजल्ट, एंड एचएसएससी पब्लिश्ड द पब्लिक नोटिस, और उस पब्लिक नोटिस के बाद 30/6/2020 को एचएसएससी ने एक कॉमन रिलीविंग लेटर जो है वो इशू कर दिया था, जो कि शो कॉज नोटिस का 7 डेज का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था।
उससे पहले ही एचएसएससी ने कॉमन डायरेक्शंस जो थी वो डिपार्टमेंट्स को दे दी। तो ये बात उन कैंडिडेट्स के बारे में है जो कि सिलेक्ट नहीं हुए थे, जो कि रिवाइज रिजल्ट से आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, चाहे वो उनके मार्क्स कम हुए, मार्क्स कम आंसर की, जो करेक्ट आंसर की के साथ जो रिवाइज रिजल्ट दिया गया उसके हिसाब से इवैल्यूएशन की गई, तो उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स जो थे वो कम हो गए। कुछ जैसे क्वेश्चंस का इशू था कि जो आंसर की थी कुछ सेट्स की, आर यू और टी का जो सेट था और ए का जो सेट था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो एक सेट में सही बता रखे थे वो दूसरी की के अंदर उस तरीके से गलत, या उनके आंसर्स जो थे वो गलत थे। और सही के हिसाब से जब इवैल्यूएशन हुई तो कुछ कैंडिडेट्स मार्क्स कम होने की वजह से रिवाइज रिजल्ट में नहीं हुए। इन कैंडिडेट्स का अपना राइट है। ये कैंडिडेट्स पिछले 2 साल के करीब से सिलेक्टेड थे, अपॉइंटेड थे, अपना काम कर रहे थे। इनका प्रोबेशन पीरियड भी कुछ कैंडिडेट्स का कंप्लीट होने वाला था, और बल्कि अब स्टेज ऐसे रहा इनके ज्वाइनिंग के ऊपर, अब ये कंटिन्यूसली अभी तक रिलीव नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स रिलीव हुए हैं, और अब जो एलपीए हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी अभी 14/063 ऑफ 2023, और जो 14/017 ऑफ 2022, और 14/063 ऑफ 2023 नहीं, आई थिंक इट इज़ 2022, ये जो 7 अक्टूबर 2023 को जो ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जस्टिस सेठी जी की कोर्ट से, तो वहाँ पर एक जो डिटेल्ड जजमेंट है 14/063 के अंदर, वो 7 अक्टूबर 2023 को आई, और उसके अंदर जो है मेनली डिसमिस की गई हैं पिटीशंस। चाहे वो एब्सेंट कैंडिडेट्स थे जो रीवेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए थे क्योंकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, कुछ के अपने इश्यूज़ थे, मेडिकल रीजंस थे, कुछ को ये था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एचएसएससी के पास हैं, डिपार्टमेंट के पास हैं, तो हमें वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं थी कैंडिडेट्स को कि उनको पर्टिकुलरली जो है जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनकी फ़ोटोकॉपीज़ थी वो ला सकते थे। कुछ ऐसे क्लॉज जो थे, 16 नंबर क्लॉज था, जैसे वहाँ कहा गया था कि भाई कैंडिडेट फ़ोटोकॉपी वगैरह ये भी ला सकता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को ये भी इशू हुआ कि एचएसएससी ने जैसे डिपार्टमेंट से खुद भी डॉक्यूमेंट मंगवाए थे, वो लेटर एचएसएससी ने इशू की थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप हमें सेंड करो। सो कई कैंडिडेट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी अवेलेबल नहीं थी उनके पास, क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो थे वो एचएसएससी को डॉक्यूमेंट्स भेज चुके थे। और जो बगैर डॉक्यूमेंट्स के पेश हुए, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के पेश हुए, तो उनको डॉक्यूमेंट्स की वजह से वेरिफिकेशन री वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेशन नहीं उनको किया गया। तो ओवरऑल इश्यू ये है कि जो 25/4/2022 का रिजल्ट आया था उसके अंदर जो कैंडिडेट बाहर हुए वो उस केस के अंदर पार्टी नहीं थे। उनकी जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट थी वो सब्जेक्ट टू किसी सीडब्ल्यूपी या किसी अदर केस नहीं थी, उनकी क्लीन एंड क्लियर अपॉइंटमेंट थी। उनकी अपॉइंटमेंट के लेटर के ऊपर कहीं पर भी नहीं लिख रखा था कि उनकी अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ अमित कुमार या कोई अन्य अदर केस जो है वो है। सो उनको जानकारी होना स्वाभाविक नहीं था कि हाँ इस तरीके से अमित कुमार के केस में रिजल्ट रिवाइज हो गया है, और रीवैल्यूएशन के बाद वेरिफिकेशन दोबारा होगी और रिवाइज रिजल्ट जो है वो आने वाला है। तो इस वजह से कैंडिडेट्स नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो उनकी जेन्युइन रीजंस है। और रिवाइज रिजल्ट के एकदम बाद पब्लिक नोटिस इशू करके और एचएसएससी की कॉमन रिलीविंग लेटर जो है वो 30/6/2022 की इशू करके डिपार्टमेंट्स ने इनको कैंडिडेट्स को रिलीव करना शुरू कर दिया। और 14/017 राजपाल के केस के अंदर जो सीडब्ल्यूपी थी उसके अंदर 6 जुलाई 2022 को जो इंटरिम ऑर्डर हुआ, जो स्टेटस को एंटी क्वा रिलीविंग सर्विसेज ऑफ द पिटिशनर्स, जो उस दिन जो ऑर्डर हुआ
उसका बेनिफिट एक्सटेंड करते हुए कई कैंडिडेट्स ने सिमिलर केसेस फाइल करके अपना खुद का स्टे ऑर्डर जो है वो लिया सिमिलर ऑर्डर के साथ। तो कई डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जहां पर एचएसएससी ने इन्फॉर्मेशन भेजी कि भाई आप कैंडिडेट्स को रिलीव ना करें, और डिपार्टमेंट्स ने जो रिलीव्ड कैंडिडेट्स थे उनको टेक बैक किया, कहीं थोड़े कम समय में, कहीं कुछ समय जो है वो ज़्यादा समय के बाद में, अलग अलग समय के ऊपर इन कैंडिडेट्स को टेक इन किया गया। और सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि उस समय रिलीव कर दिए गए थे, लेकिन डिपार्टमेंट्स एडमेंट रहे और उनको जो है रीज्वाइनिंग नहीं दी, जबकि अदर डिपार्टमेंट्स ने 98-99% डिपार्टमेंट्स में इनको टेक इन टेक बैक जो है वो कर लिया गया था। तो ऐसे कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये इश्यूज हैं जो कैंडिडेट्स आउस्ट हुए हैं। अब सीडब्ल्यूपी में डिसमिसल के बाद एलपीए के अंदर इन कैंडिडेट्स को दोबारा से जो है वो स्टे मिली है, और अभी 23 अप्रैल 2024 के लिए ये मैटर जो है आगे लिस्टेड है, तब तक के लिए इन कैंडिडेट्स की रिलीविंग के ऊपर स्टे है। तो क्या वेटिंग कैंडिडेट्स इससे इफेक्टेड होंगे? यस, ऑब्वियसली वेटिंग कैंडिडेट्स इससे इफेक्टेड होंगे, क्योंकि जो प्रोसेस ये इस CWP 14/063 के ऑर्डर के बाद इनको रिलीव करके और जो वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना चाहते थे उसके अंदर अब प्रॉब्लम जो है वो ऑब्वियसली क्रिएट होगी। सो वेटिंग कैंडिडेट्स का जो भी राइट होगा वो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दीज केसेस आगे जो है वो HSSC या फिर CS गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर आगे स्टेप्स जो है वो ले पाएगी। और इसके साथ जो कुछ इश्यूज हैं फ्रेश कैंडिडेट्स के, फ्रेश सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आपकी कोई रेमेडी है, कोई रिलीफ है, कोई अगर आपकी एंटाइटलमेंट है, उससे रिलेटेड लॉ के अंदर रेमेडी अगर प्रोवाइडेड है, तो उस रेमेडी को अगर आप टाइम पर एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको उसका फेवरेबल रिजल्ट जो है वो मिल पाता है। ऑब्वियसली एंड सर्टेनली लॉ प्रोसेस के अंदर सिविल सूट्स की जो प्रोसेस है या CWP भी कई मैटर्स के अंदर डिपेंड्स कि किस तरीके के इशू इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट टाइम कंज्यूमिंग जो है वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं रिप्लाई की, और लिस्टिंग के अंदर कई बार नंबर नहीं आ पाता लिस्टिंग होने के बावजूद भी। सो कोर्ट्स अपना काम जो है वो सुबह जो टाइमिंग्स हैं तब से लेके शाम तक कोर्ट्स कंटिन्यूसली काम करती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन दी किस तरीके के मैटर्स हैं, कई बार केस के लिस्टिंग में नंबर नहीं आ पाता, तो उसके बाद उसमें नेक्स्ट डेट जो है वो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कई लोग इस प्रोसेस को ये समझ लेते हैं कि कोर्ट्स के अंदर जो है प्रोसेस के अंदर डिले होता है या फिर डिले से किसी को बेनिफिट होता है। सो इन चीज़ों के अंदर जो गलत धारणाएं हैं लोगों की, उनको तो देखो दूर करना वो हर एक की अपनी थॉट है, किस तरीके से वो इन चीज़ों को समझता है। बट द रियल रीजन्स आर दे दिस कि ये प्रोसेस का पार्ट है, और एक ह्यूमन जो मशीनरी इस जुडिशल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर, तो वहाँ ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं उस प्रोसेस के द्वारा ही होती हैं। और मैन पावर जो है किस तरीके से काम करती है, तो उसके अंदर जो हमारी हाई कोर्ट्स की या लोअर कोर्ट्स की जो डिस्पोजल्स हैं वो पहले के मुकाबले अब काफ़ी अच्छे डिस्पोजल्स हैं, and there are some guidelines for that also which are being followed. So leaving that aside, that is thinking of some part of the section of the employees or people at large in the society. सो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, इन फ्रेश कैंडिडेट्स का एक तो जो राइट है वो बनता है आपका कि इनकी सर्विस सितंबर 2020 से काउंट की जाए, जिस वक्त जो इनके काउंटर पार्ट्स थे जो मेरिट में, जो अन्य कैंडिडेट हैं लोअर मेरिट में भी और हायर मेरिट में भी, उनकी अपॉइंटमेंट जब से हुई है। और HSSC की कॉमन जो लिस्ट है मेरिट की, उसके अनुसार जो है वो अब जो प्रमोशंस हो रहे हैं वो किए जाएं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में इन कैंडिडेट्स को इग्नोर किया जा रहा है मेरिट लिस्ट से प्रमोशंस की, ये कहकर कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका सर्विस पीरियड जो है
वो अभी जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुए बगैर आप जो है प्रमोशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो इन कैंडिडेट्स का जो पीरियड है वो इनके टोटल सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए, ताकि ये भी एट पार विद जो सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और उस डिपार्टमेंट में अलोकेट हुए हैं, उस डिपार्टमेंट जिन्हें अलोकेट हुआ है, तो उनकी मेरिट जो एचएसएससी का रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट है, उसी के हिसाब से मानी जाए। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस रह गई है, अदरवाइज अल्टीमेटली तो ये चीज़ होनी है कि ये जो फ्रेश एम्प्लॉयज़ हैं इनका सर्विस पीरियड जो है वो टोटल सर्विस में काउंट होना ही होना है। सो ये अब हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन अमित कुमार की 89 कैंडिडेट्स ने फाइल की है। कुलदीप की पिटीशन के अंदर भी जिसमें डिस्पोजल में ऑर्डर हुए कि इनकी जो एंटाइटलमेंट है उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है वो डिसीजन ले विद इन 8 वीक्स, सो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू। और इसके साथ में जो लास्ट डेट पर जो हियरिंग हुई थी और जो स्टेट का जो इसके अंदर कहना था, तो वहाँ कोर्ट ने बिल्कुल सरकार को डायरेक्ट किया है और बताया है कि भाई इनकी एंटाइटलमेंट बनती है इन कैंडिडेट्स की। सो मोस्ट ऑफ दी जो क्लर्क्स हैं, फ्रेश क्लर्क्स हैं, यंग होने की वजह से, इमेच्योर एज होने की वजह से, सर्विस लॉ के बारे में ना समझ पाने की वजह से इन मुद्दों के ऊपर इन एम्प्लॉयज़ की जो नॉलेज है वो काफ़ी लेस है, काफ़ी कम है, और ये अपने बेनिफिट्स और नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं ये कैंडिडेट्स। सो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो इश्यूज़ हैं जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सिलेक्शन के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स हैं जो नहीं मिले हैं, जिनके लिए आप एंटाइटल्ड हैं, क्या आपका लॉस हुआ, किसकी वजह से लॉस हुआ, क्या आप एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो इन इश्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इजी लीगल टॉक्स का ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम इन्हीं इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सो आप इन जानकारियों को ध्यान से समझें। कई चीज़ें जो आपके सहयोगी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी लेना कुछ गलत नहीं है। तो आप उन इश्यूज़ से रिलेटेड जानकारी रखेंगे तो कल को वो इश्यूज़ अगर आपको इफ़ेक्ट करते हैं तो आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनका समय पर समाधान करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है या जो भी लीगल एक्शंस हैं वो आप अप्रोप्रिएट एक्शंस जो हैं वो समय रहते ले पाएंगे। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जहाँ पर अगर समय के भीतर, समय के अंदर, विद इन लिमिटेशन टाइम अगर एक्शन ना लिया जाए तो आपकी रेमेडी जो राइट जो है वो आपका लैप्स हो जाता है। सो इन चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज करना जो है एक एम्प्लॉय के लिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। सो फ्रेश कैंडिडेट्स जो एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए जो एंटाइटल्ड हैं उसके लिए जो लास्ट डेट के ऊपर भी कोर्ट ने जो स्टेट को बताया कि ये कैंडिडेट्स भी इक्वली एंटाइटल्ड हैं एट पार विद दी other co-employees, their counterparts who were part of the same selection process and who are in the same merit list of the same selection process. सो यहाँ पर आपका पीरियड जो है वो काउंट हाई कोर्ट की पिटीशन के अंदर हो जाएगा। और एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए या जिसे कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए कोर्ट ने सिविल रेमेडी जो है उसे सजेस्ट किया है। इसके बारे में हमने भी कोर्ट को बताया है कि भाई हमारा जो सिविल राइट है वहाँ हम उसके अंदर एक जो है एरियर्स ऑफ सैलरी प्लस कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सो कोर्ट इज़ रेडी टू गिव अस लिबर्टी टू अप्रोच द सिविल कोर्ट, राइट। और जो सिविल कोर्ट में हमने जो पिटिशंस ऑलरेडी फाइल की हैं उसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट को, सीएस को नोटिस जो है वो समन हो चुके हैं उनके ऑफिस को। सो यहाँ पर आपके जो एरियर्स बनते हैं, आपके जिस पीरियड के लिए आपको एचएसएससी की गलती की वजह से अपॉइंट नहीं किया गया था, जो आपका सैलरी का लॉस हुआ, उसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं। सो हाई कोर्ट की रेमेडी जो है वो डिस्क्रिशनरी रेमेडी है
और जबकि सिविल सूट का जो राइट है वो आपका सब्सटेंशियल राइट है। सो इसके लिए जो कैंडिडेट्स ने सिविल सूट हमारे ऑफिस के थ्रू फाइल की हैं, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इश्यूज़। जो फ्रेश कैंडिडेट्स इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि इस सूट के लिए 3 साल की जो लिमिटेशन पीरियड है वो है, और ये पीरियड अब आपका जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कोविड का जो पीरियड है उसे लिमिटेशन में शामिल ना करने वाली, उसके बेनिफिट के साथ आपके पास कुछ ही टाइम बचा है, तो समय के अंदर आप अपनी सूट फाइल करें। क्योंकि सूट के अंदर ऐसा नहीं होता कि कल को आप ये माने कि अगर ऑर्डर हो गया तो सब के ऊपर बराबर अप्लाई होगा। सिविल सूट एक पर्सनल राइट, सिविल राइट जो है वो एक पर्सनल राइट है, और वहाँ अगर किसी एम्प्लॉय की पर्सनल सिविल सूट में अगर उसकी एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए ऑर्डर होता है तो उसके बिहाफ के ऊपर दूसरा कोई एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपनी सिविल सूट जो है उसमें पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस यू कैन कंटैक्ट माय ऑफिस, यू कैन सेंड योर क्वेरी ऑन द व्हाट्सएप नंबर 7986657694, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी दे विल बी आंसर्ड अकॉर्डिंगली। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो भी कुछ इश्यूज़ हों जिनके बारे में आप चाहते हैं कि जिन्हें हम अपने इस इजी लीगल टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर कवर करें, तो ज़रूर आप अपने इश्यूज़ जो है वो सेंड कीजिए, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होंगे उनके बारे में ज़रूर हम अपनी डिस्कशन में उनको इंक्लूड करेंगे। So friends, that's all for today. Have a nice time. Take care of yourself.